दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को आगे देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 130वां कार्यक्रम 25 जनवरी 2026 को प्रसारित किया गया। मन की बात का कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 130वें कार्यक्रम में यानी 130वें प्रसारण में राजस्थान के रामसर बाड़मेर के किसानों का उल्लेख किया। किसान पन्नाराम सारण का इसमें उल्लेख किया। क्यों किया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने श्री अन्न बाजरे से पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू बनाने का नवाचार किया है। और आपको याद होना चाहिए कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अब देखते हैं श्री अन्न क्या होता है। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों को दिया गया सम्मानजनक नाम है, जो अपनी उच्च पौष्टिकता, कम पानी में खेती और स्वास्थ्य लाभों के लिए सुपरफूड माने जाते हैं। अब श्री अन्न मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं? इसमें मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा, कंगनी। बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा, कंगनी। अब देखते हैं इनको एक एक करके। जैसे बाजरा, राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा होता है। 40 से 45% पूरे भारत का राजस्थान में होता है बाजरा। और विश्व का भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है विश्व में, और 38% होता है। ये डेटा याद रखना आपको। ज्वार, ज्वार महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है भारत में, और विश्व में यूएसए में सर्वाधिक होता है। रागी या मडुआ, फिंगर मिलेट्स भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कैल्शियम का ये उत्तम स्रोत होता है रागी। ये सर्वाधिक होती है कर्नाटक में 62%। तो याद रखना है, रागी या फिंगर मिलेट्स कर्नाटक में सर्वाधिक होती है 62% के साथ। कैल्शियम का उत्तम स्रोत होता है रागी। आगे देखते हैं दोस्तों, कोदो और कुटकी ये दोनों एमपी में होते हैं। सावा, कंगनी, कंगनी आंध्र प्रदेश में, सावा उत्तराखंड में सर्वाधिक होती है। चीना, चना नहीं दोस्तों, चीना, जिसको कहते हैं प्रोसो मिलेट। चीना, प्रोसो मिलेट, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है। चना नहीं है, ये चीना है। प्रोसो मिलेट है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है। चना अलग है, चीना अलग है। तो ये आपको याद रखना है। चीना, प्रोसो मिलेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। एक होती है दोस्तों कुटकी, ये छोटा बाजरा भी कहलाता है। कोदो आयरन से भरपूर होता है। और कोदो और कुटकी दोनों कहाँ होते हैं? एमपी में सर्वाधिक होते हैं। सावा उत्तराखंड में होता है। कंगनी आंध्र प्रदेश में होती है सर्वाधिक। तो ये मिलेट्स है, श्री अन्न है, तो इनको अपन ने यहाँ देख लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस था, उसमें राजस्थान की झांकी में ऊंट के शरीर पर सोने की नक्काशी। झांकी की थीम थी दोस्तों उस्ता कला, और झांकी का भव्य स्वरूप 180 डिग्री घूमता रावण हत्था वादक। तो इनसे संबंधित स्टैटिक जीके है राजस्थान से, जो ये कला है उस्ता कला और 180 डिग्री घूमता रावण हत्था वादक, इसको देख लेते हैं। उस्ता कला, जिसको दोस्तों मुनवती कला भी कहते हैं, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर चमड़े पर सूक्ष्म सुनहरी 24 कैरेट गोल्ड की मीनाकारी और नक्काशी की जाती है। इसमें मूलतः ईरान की कला थी दोस्तों। भारत में ये अकबर के शासनकाल में भारत आई।
फिर अकबर के शासनकाल से ये बीकानेर में महाराजा राय सिंह के शासनकाल में अली राजा और रुकनुद्दीन दो कलाकार वहाँ से आए और यहाँ बीकानेर में ये अपना स्थान इसने जमा लिया। इसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक हिसामुद्दीन उस्ता के समय हुई जो और उनको 1986 में पद्मश्री दिया गया इसके लिए। तो महाराजा राय सिंह के शासनकाल में ये कहाँ आती है? बीकानेर। अली राजा और रुकनुद्दीन ये दो कलाकार वो वहाँ से लेकर आते हैं अकबर के दरबार से। उस्ता कला बीकानेरी चित्रकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के कार्यकाल में अनूप सिंह का कार्यकाल कहलाता है और साहित्य का जो स्वर्णकाल है वह भी महाराजा अनूप सिंह का कार्यकाल स्वर्णकाल कहलाता है बीकानेरी चित्रकला का। एक चीज़ और देखते हैं, ये एक प्रशिक्षण केंद्र है कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। कैमल हाइड या स्किन ट्रेनिंग सेंटर, इसका उद्देश्य क्या है? उस्ता कला का प्रशिक्षण या उस्ता जो कलाकार है उनका प्रशिक्षण ये करवाता है। इसकी स्थापना दोस्तों होती है 1975 में बीकानेर में की जाती है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है, जो प्रमुख कलाकार है और जिनके मार्गदर्शन में अनेक कलाकारों को प्रशिक्षण दिया गया, वे कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता। एक संस्था है दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को एक परियोजना निदेशालय के रूप में हुई थी। फिर इसको 20 सितंबर 1995 यानी 1995 में इसको एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में उन्नत कर दिया गया। ये जोहेड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ये दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन आता है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को एक परियोजना निदेशालय के रूप में की गई, इसको 20 सितंबर 1995 को एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में उन्नत किया गया। इसका हेडक्वार्टर जोहेड़बीड़ बीकानेर में है और यह है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन आता है। एक वाद्य यंत्र का भी जो झांकी है राजस्थान की उसमें जिक्र हुआ है रावण हत्था वाद्य यंत्र। ये क्या होता है? एक तत्व वाद्य यंत्र होता है। नारियल के आधे खोल को काटकर उस पर बकरे की खाल मढ़ी जाती है। इसमें कितने तार होते हैं? 2 से 9 तार होते हैं और ये गज की सहायता से यानी घोड़े की पूंछ के बालों से बजाया जाता है। वायलिन का पूर्वज माना जाता है। रामदेव जी और बाबू जी, डूंग जी और जवार जी की फड़ रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भूपों के द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बाबू जी की फड़ का वाचन थोरी या नायक जाति के भूपों के द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और डोंग जी और जवार जी ये शेखावटी के लोक देवता है, इनकी फड़ का वाचन भी रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। गोगा जी के ब्यावले या लोकगीत है, उनको ब्यावले कहते हैं और ये डेरू वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इनके संगत वाद्य यंत्र कौन है? कासा, कटोरी या थाली। तो ये आपको याद रखना है, साथ ही में मैंने लिख दिया इनको भी। अन्य जो फड़ है उनका वाचन देख लेते हैं। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ गुजर गुफा जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जंतर कैसा है? एक तत्व वाद्य यंत्र है, गले में पहनकर इसको बजाया जाता है। तो गुजर गुफा जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाचन करता है देवनारायण जी की फड़ का। अब फड़ का नाम आया था शाहपुरा शैली को देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? फड़ चित्रण। शाहपुरा शैली की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? फड़ चित्रण। फड़ चित्रण क्या होता है? लोक देवताओं की कहानियों को कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से लाल पीले रंगों की प्रधानता और बारीक रेखांकन के साथ चित्रित किया जाता है। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख कलाकार हुए हैं फड़ चित्रण के। शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी हैं ये। इनको 2006 में पद्मश्री दिया गया, शिल्पगुरु 2007 में दिया गया। देवनारायण जी की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी फड़ इन्होंने बनाई
और जो इन्होंने जो ये देवनारायण जी की फड़ बनाई, इस पर 5 रुपये का डाक टिकट 1992 में भारत सरकार के डाकतार विभाग के द्वारा जारी किया गया। मेघराज मुकुल की रचना जो सेनानी है उस पर भी इन्होंने फड़ बनाई। अमिताभ बच्चन की भी फड़ इन्होंने बनाई। और आपको याद रखना है, कोरोना की जो फड़ है वह अभिषेक जोशी ने बनाई थी। कोरोना जो आया था 2020 में, उस समय कोरोना की फड़ बनाई थी अभिषेक जोशी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के 50 साल हो गए हैं दोस्तों। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनके 50 साल हो गए हैं। ये क्या थे दोस्तों, एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 12 सदस्यीय समिति थी और इसकी सिफारिश पर ये हमारे संविधान में जोड़े गए। सिफारिश पर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 किया गया। ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसकी सिफारिश पर पूरा का पूरा जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ, वह किया गया था और इसी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। तो संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों इस समिति ने जो सिफारिश की थी वो 8 ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए, 10। तो ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं इनको आपको लाइन टू लाइन एक एक को याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है कि 5वें मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है, तो आपको लाइन टू लाइन याद रखना है। तो देखते हैं इन मौलिक कर्तव्यों को। पहला जो मौलिक कर्तव्य है वह दोस्तों आपको 2-2 के जोड़ों में याद रखना है। 2+2+2 आराम से याद हो जाएगा। 2 एक जैसे हैं, फिर आगे वाले 2 एक जैसे हैं, फिर आगे वाले 2 एक जैसे हैं। तो देखते हैं, भारतीय संविधान के जो आदर्श है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय ध्वज है, इनका हम सम्मान करेंगे। सभी का ये दायित्व है, सभी नागरिकों का। तो किस किस के बारे में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के आदर्श, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज। तो पहले मौलिक कर्तव्य में ऐसी बातें लिखी हुई है कि सभी नागरिकों का दायित्व होगा, वह भारतीय संविधान के आदर्श, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, इनका सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय गीत जैसी शब्दावली नहीं लिखी हुई है। तो पहला मौलिक कर्तव्य आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसी के जैसे दूसरा है, क्योंकि 2-2 के जोड़ों में आपको याद रखना है। दूसरे मौलिक कर्तव्य में ये लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों का यह दायित्व होगा कि वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो दोनों मौलिक कर्तव्य आपको याद होंगे, क्योंकि एक जैसे हैं ये दोनों ही। पहले में इस प्रकार की बातें लिखी हुई है और दूसरे में हमारे संविधान को हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तीसरा मौलिक कर्तव्य देखते हैं दोस्तों। तीसरा और चौथा एक जैसा ही है लगभग। देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता बनाए रखेंगे। सभी नागरिकों का ये दायित्व होगा कि वे देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखेंगे। चौथे मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है, देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। पांचवा मौलिक कर्तव्य देखते हैं, पांचवा और छठवां एक साथ याद रखना है। समरसता एवं सम्मान, भातृत्व तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। समरसता यानी, समरसता का मतलब होता है सौहार्द। गंगा जमुना की जो संस्कृति है हमारी, समरसता एवं सम्मान, भातृत्व
तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। सामाजिक सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, जो गंगा जमुना की संस्कृति है हमारी, जो सामाजिक संस्कृति है, जो मिली जुली संस्कृति है, उसका सम्मान करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। तो ये 5वां और 6वां मौलिक कर्तव्य हो गया। अब देखते हैं 7वां मौलिक कर्तव्य। पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव, नदियों और झीलों, इनकी रक्षा करेंगे। ये 7वां मौलिक कर्तव्य है। और 7वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? पर्यावरण से, ग्रीनरी से। जी से होता है, जी इंग्लिश का जी अक्सर 7 नंबर पर आता है, इसे याद रख लो। ग्रीन, ग्रीन यानी 7, ग्रीन यानी पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव, नदियों और झीलों का संरक्षण करेंगे। ऐसी ही बात दोस्तों डीपीएस में लिखी हुई है। आर्टिकल 40A, ये 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 48A, इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य को पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। अब देखते हैं 7वें, जैसा ही सिमिलर 8वां है, देखो लेकिन अंतर तो है थोड़ा। 8वें में क्या लिखा हुआ है? मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे। सभी नागरिकों का दायित्व होगा कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे। 9वां मूल कर्तव्य देखते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। 10वां मौलिक कर्तव्य देखो, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। यानी हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। किसके प्रयासों से? खुद के स्तर पर यानी व्यक्तिगत स्तर पर, और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सभी नागरिकों का यह दायित्व होगा कि वो उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बीच के बच्चों के लिए माता पिता या उनके आश्रितों का ये दायित्व होगा कि वो उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। और ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया। तो ये छोटा सा वीडियो है, इसके माध्यम से हमने राजस्थान जो करंट अफेयर है उसके इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स और कुछ कंसेप्ट और साथ में राजस्थान स्टैटिक जीके को देखा। आप इसी प्रकार से हमसे ये करंट अफेयर से जोड़ते हुए स्टैटिक जीके को पढ़ सकते हो। और आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।